आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट। जी जी। स्टेम एक्ट तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया था। और स्टेम एक्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, थोड़ा सा मैं पहले आपको स्टेम एक्ट के बारे में बता दूं, एंड देन उसके बाद हम लोग बूस्टन मैसेकियर जो है उसको पढ़ेंगे, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपके जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। रुकिएगा प्लीज। तो ना स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं लेते। आई विल डिस्कस दिस विद सर टुडे, बिकॉज दे entirely rely upon recordings। उनको पता होता है कि रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी, स्लाइड्स हमें मिल जाएंगी, तो वाई वी गो फॉर अ क्लास। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसी तरह ही करना होता है तो फिर आप लोग रिकॉर्डिंग्स और सिर्फ वही ले लिया करें स्लाइड्स। मैं किसी भी टाइम आप लोगों को लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया करूँ। एनीवे, आई विल सॉर्ट इट आउट आज आफ्टर क्लास। एनीवे, सो वी आर सपोज टू टॉक अबाउट स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट के बारे में जो है हम लोग आज डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है जी। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने स्टैम्प एक्ट के बारे में बात की थी, बट लेट मी जस्ट ब्रीफ यू अ लिटिल बिट। और लास्ट टाइम हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि स्टैम्प एक्ट बेसिकली पास किया गया था इसलिए कि इसका मतलब स्टैम्प एक्ट बेसिकली था क्या, कि आपने अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी कोई प्रोडक्ट लेकर जाना है, तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टैंप लगेगी, और जो स्टैंप होगी दैट विल बी पेड, और वो जो रेवेन्यू होगा दैट रेवेन्यू विल गो टू द ब्रिटिशर्स। ठीक है। सो इस चीज ने अमेरिकन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया कि वो अपने ही कंट्री में रहते हुए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चीज लेकर जाने में भी उनको टैक्सेस देने पड़े, और वो टैक्सेस भी वो है जो उसके बाद आउटकम उनको डेवलपमेंट की फॉर्म में नहीं मिलना, वो जो कॉलोनाइजर्स उनकी कंट्री में आए हुए हैं वो लेकर चले जाएंगे। ये इसी तरह नहीं है जैसे इस्लामाबाद से जैसे पंजाब से किसी ने अगर सिंध में कोई चीज लेकर जानी है तो उसको कोई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे उसके ऊपर। ये एग्जैक्टली उसी तरह है। ठीक है। सो प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर पे टैक्स, एंड दिस इन्फ्यूरिएटेड अमेरिकन। ठीक है जी। इसने जो अमेरिकन हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, एंड दे हरिडली कॉल्ड स्टेम कांग्रेस। इन्होंने एक स्टेम कांग्रेस जो है बुलाई, और उस स्टेम कांग्रेस के अंदर इन्होंने इस सारे मसले को डिस्कस किया, एंड दे डिसाइडेड नॉट टू पे द टैक्सेस। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टैक्सेस जो हैं बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे। उस टाइम पर कुछ मलेशिया जो थे वो सामने आए, और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मलेशिया किसे बोलते हैं। मलेशिया स्टैंडिंग आर्मी को बोलते हैं। जो स्टैंडिंग आर्मी होती है, जो प्रॉपर आर्मी नहीं होती है, बट उसका पर्पस जो है अगेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना होता है। तो ये सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी जो है, इट वाज अ काइंड ऑफ मिलिशिया, एंड नॉट जस्ट सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, देयर वाज एन अदर मिलिशिया एंड इट्स नेम वाज ग्रीन माउंटेन बॉयज। ये दोनों मिलिशियाज थे उस टाइम पर जो कि अमेरिकन पर बेस्ड थे, और ये अमेरिकन के राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे उस टाइम पर। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके अंदर जो ग्रीन माउंटेन बॉयज हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आगे जाकर भी आप इनका कुछ रोल जो है वो देखेंगे। वार ऑफ 1812 जब मैंने आपको करवानी है तो उसमें भी आप इनको बड़ा डोमिनेंट कैरेक्टर के तौर पर देखोगे। एनीवे, अब ये स्टैम्प एक्ट जो है इन्होंने इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट किए, और ये जो मलेशिया है इसका स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन था जी, लिबर्टी प्रॉपर्टी एंड नो स्टैम्प। ठीक है। लिबर्टी प्रॉपर्टी एंड नो स्टैम्प। अब होता क्या है कि 1766 में नए प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, सॉरी, नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं। कहाँ पर? ब्रिटिशर्स वाली साइड पर। और वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि स्टैम्प एक्ट जो है उसको विदड्रॉ कर लिया जाए। अब उसको विड्रॉ क्यों किया जाए? क्योंकि ही वॉज नोटिसिंग कि अमेरिका के अंदर कुछ बहुत ज्यादा टर्मोइल देखने में आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टैम्प एक्ट। बिकॉज इनिशियली उनको बड़ा श्योर थे वो लोग कि जितने भी एक्ट्स हम लोगों ने पास किए हैं उनमें किसी किस्म का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी एक्ट्स हम लोगों ने पास किए हैं अमेरिकन बड़े आराम से उनको यस बोल रहे हैं। लेकिन स्टैम्प एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसने एक बहुत ही ज्यादा क्योटिक सिचुएशन जो है वो अमेरिका में क्रिएट कर दी, एंड नाउ
Prime Minister of Great Britain was of the view that this should not be there and Stamp Act should be repealed. Why? Because there is a kind of hue and cry in the United States of America. And यहाँ पर आकर ये पॉइंट आता है कि अमेरिकन अंडरस्टूड what means to them is to be united, कि उनके लिए क्या चीज जो है वो सही रहेगी. They have to be united. Once they are united, they felt that now for sure we are going to secure liberty, we are going to secure independence. उनको ये चीज पता चल गई कि जो यूनिटी है उसी में हमारी बका है. जितना ज्यादा हम यूनिटी के साथ रहेंगे उतना ही हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता जाएगा और हम इंडिपेंडेंस की तरफ जाते जाएंगे. क्योंकि उनको ये फील हो गया कि अगर हमने पिछले एक्ट्स के ऊपर भी इसी तरह से रिएक्ट किया होता तो वो एक्ट्स हम लोगों के ऊपर इम्पोज ना किए गए होते. Now comes Boston Massacre, which is really, really important. And please mark this, that when it happened in 1770. Most of the times in CSS exam, this MCQ has been asked. तो आप इसको please अच्छे से prepare करके रखिएगा. Protests again. अच्छा, अब ना मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी की तरह बता दूं. होता क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे. और वो आपको पता है कि क्यों चल रहे थे. जो अनड्यू उन्होंने कुछ एक्ट्स वगैरह पास किए हुए थे, उसी चीज के हवाले से जो एक प्रोटेस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही थी. सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन पीसफुली. अब ये क्या है कि ये बड़ा पीसफुली चल रहा है सारा कुछ. कोई किसी किस्म का जो है वो किसी किस्म का फसाड नहीं आपको देखने में आएगा. प्रोटेस्ट्स वर गोइंग ऑन इन मैसेच्यूसेट बूस्टन. ये बूस्टन में, मैसेच्यूसेट इनकी स्टेट है, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे थे. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वेयर जो है इन विच स्टेट बूस्टन मैसेक्योर हैपेंड. तो इट हैपेंड इन मैसेच्यूसेट. एक सेकेंड. होता क्या है, ब्रिटिश आर्मी ओपन फायर ऑन देम. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सॉरी, जो ब्रिटिश आर्मी है, उन्होंने इनके ऊपर जो है वो फायर खोल दिए. यानी कि ये जो आपने पिक्चर आप लोग यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हैं, जिस तरह से इनको मारा जा रहा है, ये सारी पिक्चर में ना डिपिक्ट किया हुआ साथ. सो होता क्या है कि इनमें से 3 लोगों की डेथ हो जाती है एंड 5 और 8 गॉट इंजर्ड. ठीक है, 5 to 8 persons गॉट इंजर्ड. एंड दिस अगेन इन्फ्यूरिएटेड अमेरिकन. उनको ये चीज महसूस हुई कि हम अपने मुल्क में रहते हुए भी सिक्योर नहीं है. हम अगर पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो हमें क्यों मतलब रोका जा रहा है, हमें क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ दी जा रही है. हम अपने लैंड में हैं, हम अपने लैंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो व्हाई इज इट गोइंग ऑन. इस चीज ने उनको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई. अगेन एक इंसिडेंट होता है जिसको बूस्टन टी पार्टी कहा जाता है 1773 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन ये आज का जितने भी पॉइंट्स होंगे आज के लेक्चर में, दे आर रियली इंपॉर्टेंट. और जो आपको फेजेस ऑफ वार, अभी मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड करवाने लगी हूँ, इसके बाद आप लोगों को जो फेजेस प्रॉपर वो वार किस तरह होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, बूस्टन टी पार्टी के ऊपर आते हैं. ये 1773 में होती है. हुआ क्या, एक स्टोरी की फॉर्म में देखते हैं. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं जो ग्रेट ब्रिटेन जो सब कॉन्टिनेंट में भी आए थे. एक सेकंड जी रुकिएगा. अच्छा, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ग्रेट ब्रिटेन से सब कॉन्टिनेंट में भी आए. ईस्ट इंडिया कंपनी रनिंग इन लॉस. अब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दैट वाज रनिंग इन लॉस, वो लॉस में जा रही थी. एंड दे थॉट टू सेल टी टू अमेरिकन. उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम जो टी है इसको अमेरिकन को सेल कर दें. क्योंकि आपको पता है कि वो हर तरह के एक्ट्स तो पास कर रहे थे. सो दे पास टी एक्ट. तो उन्होंने एक टी एक्ट पास कर दिया. दे ब्रिंग टी टू अमेरिका फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट. अब आप देख रहे हैं वो सब कॉन्टिनेंट से लेकर चाय जो है वो कहाँ आ गए हैं, अमेरिका में. हाउ एवर अमेरिकन आर कॉफी पीपल. आपको पता है कि जो अमेरिकन हैं दे सोली रिलाई ऑन कॉफी. आपने किसी अमेरिकन को कभी दूध पत्तियां चाय पीते हुए नहीं सुना होगा. ठीक है, दे रिलाई ऑन कॉफी. वो कॉफी पीते हैं तो उनको तो चाय से कोई गर्ज ही नहीं है. दे हैव इंटरेस्ट, दे हैव नो इंटरेस्ट इन टी. ठीक है, दे हैड नो इंटरेस्ट इन टी. अब ये मैं स्लाइड आपको ठीक करके ना फिर सेंड कर दूंगी. अच्छा, दे हैड नो इंटरेस्ट इन टी. एक सेकेंड जी रुकिएगा. ओ माय गॉड. एक सेकेंड. अच्छा,
सो दे हैड नो इंटरेस्ट इन टी। और होता क्या है कि जो शिप आता है अमेरिका पे आकर हार्बर पर लोड होता है, तो उसके अंदर टी थी। अमेरिकन्स केम एंड अनलोडेड 342 चेस्ट्स। चेस्ट्स कहते हैं बॉक्सेस को जिनके अंदर कोई चीज होती है, ठीक है। तो 342 तकरीबन तकरीबन 342 चेस्ट थे उस टी के, जो कि पैक्ड हुई हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको अनलोड किया अमेरिकन्स ने, एंड दे एम्प्टीड दैट टी इनटू द सी। गॉट इट। उन्होंने इसको समुंदर में फेंक दिया। क्यों फेंका? इन रिटेलिएशन टू टी एक्ट। जो टी एक्ट पास किया गया था उसके रिटेलिएशन में, उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने, कि हम ये टी एक्ट को नहीं मानते, तो उन्होंने उसको सी में खाली कर दिया। गॉट इट। अब होता क्या है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया? बिकॉज दे गेन्ड कॉन्फिडेंस आफ्टर स्टैम्प एक्ट। अब आप अमेरिकन का एक बदला हुआ रूप अगले एक्ट्स के अंदर देखेंगे, आपको ये महसूस होगा कि नाउ अमेरिकन आर लिटिल बिट कॉन्फिडेंट। पहले वो हर तरह की एक्ट को चुप करके मान रहे थे, बट आफ्टर स्टैम्प एक्ट दे गॉट दिस आइडिया दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट इज टू बी यूनाइटेड, ठीक है। तो अमेरिकन्स केम एंड दे अनलोडेड 342 chests एंड एम्प्टीड दैट इनटू द सी। उसको उन्होंने समुद्र में खाली किया। एंड उसके बाद ब्रिटिश की तरफ से भी तो कोई रिएक्शन आना था ना। दे रिएक्टेड विद मोर फोर्स एंड दे पास्ड इनटॉलरेबल एक्ट्स। फिर उन्होंने कुछ एक्ट्स को पास किया जिनको इनटॉलरेबल एक्ट्स कहा जाता है, जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके। दिस वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ये मैंने डेलिबरेटली आपकी स्लाइड में ऐड किया ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये एक आखिरी जो है वो था कील ताबूत में, जिसके बाद अमेरिकन जो हैं वो टोटली उस चीज पर आ गए कि अब हम लोगों ने जंग की तरफ जाना है। हुआ क्या? फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, यहां से अब गेम स्टार्ट होती है मेन। अब ये जंग की तरफ जाने लगे। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब हुई थी? 1774। आप लोगों ने ना ये 1770 से लेकर ऑनवर्ड सारी डेट्स को ना याद रखना है। ये मैं आप लोगों के लिए टाइमलाइन भी बना के आप लोगों को स्लाइड्स की फॉर्म में शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ये 1770 से ऑनवर्ड्स जितना भी टाइम पीरियड है ना, टिल 1785, तब तक जब तक इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, तब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इनमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये डेट्स याद रहती हैं तो इट इज वेल एंड गुड। आप इसको अगर पेपर में मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। So first Continental Congress was there in 1774 and 12 out of 13 states participated in the first Continental Congress। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब मैंने आप लोगों को कॉलोनीज वाला टॉपिक करवाया था तो उसमें बताया था कि देयर वर टोटल 13 स्टेट्स इन अमेरिका। और प्लीज मुझे मैसेज पर कोई बता दे, क्या मैंने आप लोगों के साथ मैप शेयर किया हुआ है 13 स्टेट्स का, जो मैंने खुद ड्रॉ किया हुआ है? वो कैम स्कैनर हुआ हुआ, शायद मैंने आप लोगों के साथ वो ग्रुप में अभी तक शेयर नहीं किया। अ, एक सेकंड, किया हुआ है मैंने शेयर, बताएं। किया हुआ है, ठीक है। वो मैप आप लोगों ने बड़े अच्छे से तैयार करना है। उसमें आप लोगों ने ना स्टेट्स को बड़े ऑर्डर में तैयार करना है। वो जहां जौन सी स्टेट बनी हुई है आपने उसको एज इट इज तैयार करना है, ठीक है। सो 13 स्टेट्स अगर आपको कहीं पर बनाना पड़ जाता है पेपर में, तो आप वो वाला मैप बनाइएगा। 12 आउट ऑफ 13 स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एंड अब 12 स्टेट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में। और ये फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब बनी? ये हुई थी 1774 में, ठीक है। और 13 स्टेट्स में से 12 जो स्टेट्स थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड जॉर्जिया वाज नॉट देयर। जॉर्जिया जो है वो स्टेट है, वो यहाँ पर बस नहीं थे। अब ये जहां जहां पर एफसीसी लिखा है ना, हियर एफसीसी मींस फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। इन फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस दे पुट फॉरवर्ड टू डिमांड्स बिफोर द किंग। उन्होंने किंग के सामने दो डिमांड्स रखी। आपको पता है वहां पर मोनार्की भी चलती थी और वहां पर दूसरा सिस्टम भी चलता था। ग्रेट ब्रिटेन में इवन आज भी अगर आप देखो तो ग्रेट ब्रिटेन में मोनार्की भी एग्जिस्ट करती है और सिंपल जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी एग्जिस्ट करती है। इन फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस दे पुट फॉरवर्ड टू डिमांड्स बिफोर द किंग। उन्होंने किंग के सामने दो डिमांड्स रखी, ठीक है जी। यहाँ पर वो बेहद गुस्से में हैं अमेरिकन, बेहद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। फिर भी उन्होंने दो डिमांड्स किंग के सामने रखी। दे डिसाइडेड, उन्होंने ये चीज डिसाइड की दैट इफ किंग एग्रीज, अगर किंग मान जाता है, दे विल रिमेन लॉयल सब्जेक्ट्स। तो वो लॉयल बन के रहेंगे। जो कॉलोनाइज्ड हुए हैं वो चुप करके कॉलोनाइजेशन बर्दाश्त करते रहेंगे, ठीक है।
एंड इफ ही डिसएग्रीज, और अगर वो डिसएग्री करता है, दे शैल मीट अगेन। तो मीट अगेन का मतलब यहाँ पर क्या है कि देन दे विल प्लान फॉर अ प्रॉपर वार, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑलिव ब्रांच पिटीशन। प्लीज इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, अपने साथ नोटबुक प्लीज रखा करें। ऑलिव ब्रांच पिटीशन किसको कहा जाता है? फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को, ठीक है। और फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में बेसिकली क्या हुआ था, ये मैंने क्रक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि इसके अंदर दो डिमांड्स बेसिकली किंग के सामने रखी गई थी कि, और ये डिसाइड किया गया था कि अगर किंग उन दो डिमांड्स को मान लेता है तो हम लोग लॉयल सब्जेक्ट्स बन के रहेंगे, और अगर वो नहीं मानता तो वी शैल मीट अगेन, ठीक है जी। अब दो डिमांड्स थी क्या इसमें? सबसे पहली डिमांड क्या है? विड्रॉल ऑफ ऑल इम्पोज टैक्सेस बिफोर 1760। उन्होंने ये कहा कि 1760 से पहले पहले जितने टैक्सेस हमारे ऊपर इम्पोज किए गए हैं उन सबको खत्म किया जाए, ठीक है। 1760 से पहले पहले जितने टैक्सेस आपने हम पे इम्पोज किए हैं उन सबको खत्म किया जाए। सेकेंडली, प्रोविजन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, हमें सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाए। ये वही चीज है जो कायदे आजम भी बोलते थे, ठीक है। ये ना यूएस हिस्ट्री मोर और लेस ये उनके जो है हमारे इंडो पाक से मिलती जुलती है, ठीक है। वो इस सेंस में मिलती जुलती है कि काफी इंसिडेंट्स इस तरह के हुए हैं। अभी आपने ये जो बूस्टन मैसाकियर देखा है, उसमें क्या था कि they were protesting peacefully and Britishers opened fire on them out of nowhere, ठीक है, without any reason। तो अगर आप वहां पर इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग जलियांवाला बाग इंसिडेंट पढ़ते हो, तो वो एग्जैक्टली जो 1919 में हुआ था, तो एग्जैक्टली ये वही उसी तरह का सिनेरियो बिल्ड हुआ है कि वो भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और यहाँ पर भी दे वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग। एनी हाउ, अब इसके बाद आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस आपने सिर्फ इतना ही इसके ऊपर प्रिपेयर करना है, यू नीड नॉट टू गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली लेंथी टॉपिक, और ये आप लोगों को मैं पिछले 3 लेक्चर्स में कवर करवा रही हूँ, ठीक है। और आज तो खैर हमारा इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा, बट स्टिल ये आप लोगों का 20 मार्क्स का एक प्रॉपर क्वेश्चन प्रिपेयर्ड है, इट मीन्स, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है ना एग्जाम में, वो मैं आपको बड़ी डिटेल में करवाऊंगी। जो चीजें आपको डिटेल में नहीं करवाऊंगी, इट मींस के उनके आने के प्रोस्पेक्ट्स जरूर हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जितने इन क्वेश्चंस के होंगे। एनी हाउ, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब होती है जी? 1775 में। और ये क्यों हुई है? बिकॉज किंग डिसअग्रीड, किंग जो है उसने रिफ्यूज कर दिया उन सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करने से, जो दोनों डिमांड्स उन्होंने सामने रखी थी, एक सेल्फ गवर्नमेंट वाली और एक जितने भी टैक्सेस 1760 से पहले पहले इम्पोज किए गए हैं उनको खत्म किया जाए। अब क्या डिसाइड किया अमेरिकन ने कि हम सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो है वो अरेंज करेंगे, एंड इट वाज अरेंज्ड इन 1775, राइट आफ्टर 1 ईयर। लाइक फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब होती है? 1774। सेकेंड कब होती है? 1775। इसके की टेकअवेज देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कुछ डिस्कस किया गया। नंबर 1, कंप्लीट सेसेशन फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, रेजिंग अ मिलिशिया अंडर कमांड ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। सबसे पहली चीज क्या डिसाइड की गई कि ब्रिटिश एम्पायर से हमने टोटल लातालुकी का ऐलान किया। अब हमारी मलेशिया, मलेशिया कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी जो स्मॉल इन नंबर होती है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में, अच्छा मैंने आपको इसके बारे में बार बार इसलिए बताया बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल रीड दिस वर्ड बट स्टूडेंट्स को यूजुअली नहीं पता होता कि इसका क्या मतलब है। रेजिंग अ मिलिशिया अंडर कमांड ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने कहा कि अब हम अपनी आर्मी तैयार करेंगे और वो हमारी जो आर्मी होगी वो किसके अंडर तैयार होगी? वो जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर तैयार होगी। जॉर्ज वॉशिंगटन वाज बेसिकली कमांडर इन चीफ एट दैट टाइम, वो उस टाइम पर कमांडर इन चीफ थे। एंड प्रिंटिंग ऑफ करेंसी इन कॉलोनीज, ठीक है। कॉलोनीज जितनी भी हैं, आप कितनी कॉलोनीज थी? 13, ठीक है। सो 13 की 13 कॉलोनीज जो है वहां पर करेंसी जो है उसको प्रिंट करने का आगाज किया जाए। आप एक चीज नोट कीजिएगा कि कोई भी नई रियासत बनने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ये सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में उन्हीं चीजों का ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले ये आर्मी खत्म, कहते हैं हमने ब्रिटिश एम्पायर से टोटली ताल्लुकी का ऐलान किया, और अब हमारी आर्मी जो है वो बनेगी, और वो किसके अंडर बनेगी? वो जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर बनेगी। सेकेंडली, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी इन कॉलोनीज, कॉलोनीज को ये ऑर्डर दिया गया कि अब वो अपनी करेंसी जो है वो यूज करेंगे, अपनी करेंसी प्रिंट करेंगे, और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। थर्ड, पुटिंग ऑल द कॉलोनीज इन पोजीशन ऑफ डिफेंस, जितनी भी 13 की 13 कॉलोनीज हैं सबको डिफेंस की पोजीशन में ले आया जाए। ये ऐसे ही है जैसे हमारी इंडिया के साथ जंग होने लगती है तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि तैयारे रेडी हो जाते हैं,
फिर टैंक्स रेडी हो जाते हैं, डिफेंस की पोजीशन में पूरी कंट्री आ जाती है, ठीक है। सो द थिंग इज कि एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही केस हुआ है कि इन्होंने डायरेक्ट किया है कॉलोनीज को कि वो सारी की सारी डिफेंस पोजीशन में आ जाए, एंड आफ्टर ऑल दिस द एक्चुअल वार स्टार्टेड। यहाँ से जो मेन जंग है उसका आगाज हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लेट मी ओपन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर यू पीपल। ये आप लोगों के साथ मैं स्लाइड जो है वो शेयर कर दूंगी, आप लोग फिर इसको देख लीजिएगा। प्लीज वेट, लेट मी ओपन नेक्स्ट वन फॉर यू जी। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज देखने लगे हैं दैट इज फेजेस ऑफ वार। ये हम फेजेस ऑफ वार जो है उसके बारे में बात करने लगे हैं। तो ओके, अब हम लोग एक कंपेयर, अच्छा अब जंग जो है वो स्टार्ट हो गई है एंड यू पीपल कैन सी, आप लोग एक अगर अभी स्टार्ट से अगर इंटरेस्ट लेकर यूएस हिस्ट्री के लेक्चर्स ले रहे हैं, यूएस हिस्ट्री को प्रॉपर वे में पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज बड़े अच्छे से अंदाजा हो गई होगी कि इतना आसान काम नहीं है अमेरिका के लिए टक्कर लेना किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर अमेरिकन जो हैं वो पावर में बहुत कम हैं एज कंपेयर टू द ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो अब हम एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं कि इनका कंपैरिजन बेसिकली कितना है। ब्रिटिश लेफ्ट साइड पर मैंने इनके आपको बताए हैं इनकी पावर, ठीक है, और जो अमेरिकन पावर है जिसको अमेरिकन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी और अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन आर्मी का जो नाम है एट दैट टाइम दैट वाज कॉन्टिनेंटल आर्मी, इसको कॉन्टिनेंटल आर्मी का नाम दिया गया। ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी वॉज अराउंड 50,000, ठीक है, तकरीबन 50,000 के करीब इनके पर्सोनल्स थे, ठीक है। एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल आर्मी उनके कितने हैं, 15 से 20 हजार तकरीबन, ठीक है। तो यू कैन सी मार्क डिफरेंस ऑफ पर्सोनल्स हेयर कि उनके 50,000 हैं ब्रिटिशर्स के और अमेरिकन के कितने हैं, 15 to 20,000 जस्ट। उसके बाद ब्रिटिश आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड बिकॉज दे वर ऑलरेडी इन वार विद फ्रांस। आप लोगों को मैंने बार बार बताया है जो ट्रीटी ऑफ पेरिस एक 1763 वाली है, वो कब हुई थी, वो जो फ्रांस और अमेरिका की जंग, सॉरी फ्रांस और ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की जंग चल रही थी, जिसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एंग्लो फ्रेंच वार और फ्रेंच इंडियन वार, ये मैंने आपको दो नाम उसके बारे में बताए थे, 7 ईयर्स पर जो बेस थी। सो दे वर वेल इक्विप्ड क्योंकि वो पहले एक प्रॉपर जंग की सिचुएशन से गुजर चुके हैं। जब एक इंसान एक प्रोसेस से गुजर चुका होता है ना तो वो उसके लिए बड़ा आसान होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में प्रो हो चुका होता है। और अगर एक इंसान जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर है, जिसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, उसके लिए वो चीज थोड़ी मुश्किल है। सो ब्रिटिश आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड, हाउ एवर अमेरिकन आर्मी वॉज इल इक्विप्ड, ठीक है। इनके पास कोई भी साजो सामान भी नहीं था जंग का ऐसा जिस तरह से ब्रिटिशर्स के पास था। देवर इल ट्रेन्ड, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। क्यों? बिकॉज देवर सिंपली मिलिशिया एट दैट टाइम, तो उनको किस किस्म की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। एंड देयर वर ऑर्डिनरी सिटीजन्स दैट वर पार्ट ऑफ अमेरिकन आर्मी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन ही नहीं बनाया गया था अमेरिकन आर्मी के नाम से, तो एक कोई भी इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई हुई थी और एक आम सिटीजन जितने भी थे उनको ऐड कर दिया जाता था उसके अंदर, ठीक है। इसी कंपैरिजन में अगर हम ब्रिटिश आर्मी को देखें तो ब्रिटिश आर्मी एक प्रॉपर आर्मी है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता था। तो जितना रिक्रूटमेंट प्रोसेस टफ होगा एग्जैक्टली उतने ही कॉम्पिटेंट लोग उस आर्मी का पार्ट होंगे। सो देवर प्रोफेशनल्स। उसके बाद एक चीज जो आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है ना, वो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी ना स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रिटिश आर्मी जो है ना उसका एक प्रॉपर यूनिफॉर्म था, उनका क्या था, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म था। अमेरिकन आर्मी के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं था। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल पाकिस्तान से देती हूँ। देखें, हमारे मुल्क में जंग लग जाए और हमारी आर्मी कोई यूनिफॉर्म ना पहनती हो, वो आम जो घर के कपड़े हैं वो पहन के लड़ते हो, ठीक है, और इंडियन आर्मी का एक प्रॉपर यूनिफॉर्म हो, ठीक है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कैसे अप्लाई होती है, देखें, इंडियन आर्मी क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा वो अपने लोगों को शामिल कर सकती है पाकिस्तान के अंदर एज पार्ट ऑफ आर्मी। वाई? ऑर्डिनरी कपड़े पहने होंगे, नॉर्मल रूटीन के जो कपड़े होते हैं वो पहने होंगे, तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट कि ये बंदा जो है ये इंडियन नहीं है या पाकिस्तानी है?
So this is how uniform is really important amidst war kind of situation. क्यों? क्योंकि uniform is actually a kind of identity. It portrays and it shows and it depicts that from where you are. So इस चीज का फायदा ब्रिटिश आर्मी ने बहुत ज्यादा उठाया और उन्होंने आम अपने लोगों को तैयार करके खिलाफ अमेरिकन के, तो उन्होंने अमेरिकन आर्मी का पार्ट बना दिया और वो लोग फिर कॉन्स्पिरेसी भी करने लग गए बीच में। अच्छा जी, अब एक एडवांटेज जो सिर्फ और सिर्फ एक एडवांटेज है जो कि इनको मिला है, कि इनको अमेरिकन को मिला है, वो क्या था कि द ओनली एडवांटेज दैट अमेरिकन हैड वाज होम ग्राउंड एडवांटेज, कि ये जंग सिर्फ उनके वतन में लड़ी जा रही थी, उनकी कंट्री में लड़ी जा रही थी, उनकी सरजमीन पे लड़ी जा रही थी। और इस जंग के उनकी सरजमीन पर लड़ने का फायदा क्या था? उसका फायदा ये था बेसिकली कि उनके पास एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ चुका था, उनके पास एक प्रॉपर इस चीज का मान था उन्हें कि हम अपनी ग्राउंड में एक चीज आपने नोट की होगी कि जो क्रिकेट मैचेस होते हैं ये बेसिकली जब आपकी अपनी कंट्री में हो रहा होता है तो प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो और होता है। जब आप किसी और स्टेट में जाकर मैच खेल रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और होता है। एग्जैक्टली इज द केस हियर कि जो भी जंग है वो उनके अपने मुल्क में चूंकि लड़ी जा रही थी, सो देयर कॉन्फिडेंस लेवल वाज लिटिल बिट हाई। अब बैटल ऑफ बंकर्स हिल, ये जंग जो मेन अमेरिका और ब्रिटिश की हो रही है उसके दौरान एक छोटी जंग से आगाज होता है। ठीक है, ये दिस इज नॉट द फाइनल वार, ये एक कुछ छोटी छोटी जंगों से आगाज हुआ था जिसमें एक जो है वो बैटल ऑफ बंकर्स हिल है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ कि 3 अटैक्स वर मेड बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन, 3 अटैक्स बेसिकली जो है वो किए गए थे बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन। ब्रिटिश डिफीटेड अमेरिकन मिलिशिया एंड टुक कंट्रोल ऑफ द हिल। ये बेसिकली एक हिल है, ये एक जगह है अमेरिका के अंदर और यहाँ पर लड़ाई होती है और 3 अटैक्स जो हैं वो होते हैं बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन आर्मी एंड ब्रिटिश डिफीटेड अमेरिकन मिलिशिया। ब्रिटिश ने क्या किया, अमेरिकन को शिकस्त दे दी और हिल को अपने कंट्रोल में ले लिया। एक सेकेंड जी रुकिएगा प्लीज। ओके, however 8 to 1000 ब्रिटिश सोल्जर्स डाइड। इस जंग में जो बैटल ऑफ बंकर्स हिल है इसको आप लोगों ने याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहीं से बेसिकली जंग का फाइनलाइज होगा कि कौन जीतेगा, अमेरिकन या फिर ब्रिटिशर्स। 800 to 1000 ब्रिटिश सोल्जर्स इनकी डेथ हो जाती है कब? बैटल ऑफ बंकर्स हिल में। ठीक है, एंड ओनली 400 सोल्जर्स डाइड। अब ये कैसे हुआ है? ये ड्यू टू होम ग्राउंड एडवांटेज। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में लड़ रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, ऑल्दो उनकी वेपन्स भी कम थे, उनके पास कोई भी चीज नहीं थी उस तरह से, उनके दे वर इल इक्विप्ड, दे हैड नो यूनिफॉर्म, दे हैड नो प्रोफेशनल personals. However, the only thing that kept them motivated was their home ground. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 800 to 1000 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड, सॉरी ब्रिटिश सोल्जर्स डाइड एंड ओनली 400 यूएस सोल्जर्स डाइड एंड दिस रेज्ड द मोरल ऑफ अमेरिकन। इसने अमेरिकन के मोरल को हाई कर दिया। यहाँ पर ई भी आना है एंड पर, मोरल। एनीवे, अच्छा जी, 1776 में अमेरिकन कांग्रेस सैट अंडर चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस जेफरसन टू ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब 1776 में क्या होता है कि अमेरिकन कांग्रेस जो है वो बैठती है। ये कौन सी है? ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है, सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। कौन सी वाली? 1775 वाली। डेट्स को याद रखिएगा। अच्छा, अमेरिकन कांग्रेस सेट अंडर चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस जेफरसन। ये थॉमस जेफरसन जो है he will become the third president of United States of America। अभी इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना है कि ये ड्राफ्ट कर रहे थे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि हु ड्राफ्टेड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो हैं जी थॉमस जेफरसन। Thomas Jefferson in Articles of Confederation wrote 3 basic things. Articles of Confederation was basically part of Declaration of Independence, जिसके अंदर इन्होंने मेन पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया। आगे जाकर आपको आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन का ज्यादा अंदाजा हो जाएगा, अभी हम लोग सिर्फ यहीं पर रहते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली क्या था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज पास्ड इन डैश 1776।
हु पास डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? थॉमस जेफरसन, ठीक है। What were the three basic things that were written in Articles of Confederation, or you can say Declaration of Independence? Life, liberty and pursuit of happiness. ये बेसिकली इन्होंने जो सीक्वेंस है या फिर आप कह सकते हो फॉर्मेट जो है वो ब्रिटिशर्स का ही चोरी किया हुआ है, क्योंकि उनका भी स्लोगन इसी तरह का था, लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस, काइंड ऑफ, ठीक है। ये इन्होंने थोड़े से चेंजिंग्स किए हैं, आई थिंक उसमें प्रॉपर्टी है या इस तरह का कोई लफ्ज है। Life, liberty, and pursuit of happiness is basically the crux of Declaration of Independence that was passed by Thomas Jefferson, or Richard Henry Lee presented Declaration of Independence on 1st of July 1776. 1 जुलाई 1776 को रिचर्ड हेनरी ली ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को पास किया, एंड ऑन 4th of July 1773 डिक्लेरेशन वाज पास्ड एंड यूएस डिक्लेयर, अच्छा प्रेजेंट किया है 1st of July को, और पास कब हुआ है? 4th July 1776 को, ठीक है, 3 दिन के बाद वो पास होता है। एंड यूएस डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस, और यूएसए ने अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको डिक्लेयर कर लिया। एक चीज याद रखिएगा, जो अमेरिका और ब्रिटिश की जंग हो रही थी ना, उसके अंदर फ्रांस ने आखिर में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था यूएसए को, अदरवाइज यूएसए कभी भी जीत नहीं सकता था ब्रिटिशर से, ठीक है। फ्रांस ने यूएसए को सपोर्ट किया था बहुत ज्यादा, और सपोर्ट करने के बाद उनको ये कामयाबी मिली थी, एंड दिस वाज द रीजन कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रांस ने फिर बाद में अमेरिका को गिफ्ट किया था, एंड दे हैड अ पैक्ट कि हम लोग कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है, कभी भी एक दूसरे के साथ जंग की हालत में नहीं जाएंगे। सो यहाँ से आप लोगों के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है, कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने पास किया? थॉमस जेफरसन ने, ठीक है। कब पास हुआ? 1776 में। व्हाट वर द बेसिक पॉइंट्स? जो है कौन से थे इसके बेसिक पॉइंट्स? इसके बेसिक पॉइंट्स थे जनाब, लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। रिचर्ड हेनरी ली ने इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रेजेंट किया था, थॉमस जेफरसन ने इसको ड्राफ्ट किया था, ठीक है। और रिचर्ड हेनरी ली ने इसको प्रेजेंट किस टाइम पर किया था सबके सामने? 1st of July 1776 को, and on 4th of July 1776 declaration of independence was passed by, and you can say ratified by the states, and USA was declared as an independent country and carved its name as an independent country on the map of the world. This is the very reason that US celebrates its Independence Day on 4th of July. 1777 में अमेरिका ड्राफ्टेड इट्स फर्स्ट सेमी कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अमेरिका ने अपना एक सेमी कॉन्स्टिट्यूशन भी पेश किया 1777 में, which is called Articles of Confederation. अब मैं आपको आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन बताने लगी हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज कि जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, it is also called Articles of Confederation. However, it is entirely different. Declaration of Independence is basically a declaration, a kind of announcement that we are independent. So now we are heading towards the Articles of Confederation. ठीक है। 1777 में अमेरिका drafted its semi-constitution as well, which is called Articles of Confederation, and 1777 से 1787 तक, ठीक है, तकरीबन 10 साल Articles of Confederation remained there until the first constitution came. पहला कॉन्स्टिट्यूशन इनका जब आता है उससे पहले तक 10 साल तक आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन जो है वो अमेरिका के अंदर एज अ सेमी कॉन्स्टिट्यूशन रहा, और इसको यूज किया जाता रहा एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1783 आपने एक चीज याद रखनी है, इन 10 ईयर्स के सारे टाइम पीरियड में 1783 से लेकर 17